अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। ये टॉपिक जो है रह गया था, इसको कंप्लीट कर रहे हैं हम, क्योंकि पिछली वीडियो का टाइम ख़त्म हो गया था, इसलिए अब इसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुकम्मल हो जाए सेकंड पार्ट में। असल में वो टॉपिक बहुत लेंदी है। ये था इंटेंसिटी नियर अ लार्ज चार्ज शीट। लार्ज चार्ज शीट के नज़दीक पॉइंट पी था, यहाँ पे हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। उसके लिए हमें गॉस का कानून इस्तेमाल करना था। गॉस के कानून को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्लोज सरफेस बनाई सिलेंडर की शक्ल में, फिर उससे गुजरने वाला फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ निकाला था। ये आया था क्वेश्चन नंबर 2 बनी थी। उसके बाद फिर इसी सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स हमें दोबारा कैलकुलेट करना था। किसके ज़रिए? बाय यूजिंग ऑन डेफिनेशन। कौन सी वाली डेफिनेशन? ई डॉट है, जो फार्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। उसके लिए हमने सिलेंडर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, 3 सतहों में। S1 ऊपर वाली सतह, ये S2 नीचे वाली सतह, और S3 ये जो कर्व सरफेस है, ये वाली जो कर्व सरफेस नज़र आ रही है आपको, इसमें डिवाइड किया था इस सिलेंडर को। इन तीनों सतहों से गुजरने वाला फ्लक्स फिर हमें अलग अलग कैलकुलेट करना था। तो हमने फिर दोबारा फ्लक्स निकालना था इससे सिलेंडर से। तो टोटल फ्लक्स बराबर है फ्लक्स थ्रू S1 सरफेस, फ्लक्स थ्रू S2 सरफेस, फ्लक्स थ्रू S3 सरफेस। तो ऊपर वाली S1 सतह थी, नीचे वाली S2, और ये जो कर्व सरफेस है ये S3 का नाम दिया था इसे, चारों तरफ है ये। ओके, फिर हमने S1 से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला था। उसके लिए इंटेंसिटी का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया था। पिछली वीडियो में भाई देख लेना आप, तकलीफ़ माजरत कि सेकंड पार्ट में वीडियो चली गई, ना चाहते हुए भी फिर ये बन जाती है, क्या करें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं डिस्कस करना ज़रूरी होते हैं। आप उनको डिस्कस करें तो फिर थोड़ा वक्त लग जाता है उसमें। तो ई है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? ई है। वो कहते नहीं, एक मिसाल है बड़ी मशहूर कि इंसान को अपनी मंजिल पे जल्दी जाना चाहिए या खैरियत से जाना चाहिए। यही क्वेश्चन मेरा आपसे, कमेंट्स में लिख के लाजमी बताएं। इंसान को अपनी मंजिल पर क्या ख्याल है आपकी क्या सजेशन है? जल्दी जाना चाहिए या खैरियत से जाना चाहिए? किसी भी अक्लमंद और आकिल से पूछा जाए तो उसका जवाब एक ही होगा, क्या? चाहे देर लग जाए लेकिन पहुँचें आप खैरियत के साथ। क्योंकि बाद का ड्राइविंग जो है क्या कहते हैं उसको, रेश ड्राइविंग, लापरवाही वाली ड्राइविंग, जल्दबाजी वाली ड्राइविंग क्या करती है? इंसान को गिरा देती है, हादसे का शिकार कर देती है। चाहे आपको देर लग जाए, आप स्लो चलें, लेकिन देर से पहुँचें मंजिल पर, लेकिन खैरियत से पहुँचें, सेफ एंड साउंड पहुँचें, बगैर किसी हादसे के, बगैर किसी तकलीफ़ के, आसानी के साथ मंजिल तक पहुँचें। टाइम तो लगेगा, देर तो लगेगी, लेकिन खैरियत से पहुँच जाएंगे, सबसे अहम बात ये होगी। और अक्लमंद लोग इसी बात को हासिल करना चाहते हैं। तो ये एक पॉइंट जहन में रखिएगा। ये बातें भी बीच में आती रहती हैं जहन में, तो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ओके, तो देखें यहाँ पर अब ये क्लोज सरफेस सिलेंडर की शक्ल में थी। इससे गुजरने वाला फ्लक्स 3 हिस्सों में निकलेगा। अब ये बाय यूजिंग ऑन डेफिनेशन 3 सतहों में इसको डिवाइड कर दिया। फाई ES1 फ्लक्स थ्रू S2 सरफेस, फाई ES2 फ्लक्स थ्रू S3 सरफेस, फाई ES3। फिर हमने S1 जो ऊपरी सतह थी, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया था पिछली वीडियो में, याद करें। ये जो सतह है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या निकाला था? फाई ES1, याद है? ई है। इसके लिए इंटेंसिटी का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया था। वो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन उस वीडियो में मौजूद है, वो साथ ही अटैच होगी इसके। उसके बाद ये जो है एरिया, इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी वही होगा जो उससे गुजरने वाला था, क्योंकि जो लाइनें ऊपर पास हो रही हैं वही लाइनें नीचे भी पास हो रही हैं। चार्ज शीट होती है ना, चार्ज शीट, ये शीट रखी हुई है, तो ये आईने की तरह तो नहीं होती कि यहाँ से देखो तो चेहरा नज़र आएगा, पलट के देखो तो चेहरा नज़र नहीं आएगा। तो ये जो चार्ज शीट है आईने की तरह नहीं होती कि आईना एक ही तरफ से काम करता है, चेहरा एक ही तरफ से नज़र आता है, दूसरी तरफ से नज़र नहीं आता, पलट दो आईने को तो। लेकिन शीट जो है, आप चाहे शीट ऐसे रखी हुई है तो इधर भी काम करेगी और दूसरी तरफ भी काम करेगी, शीशे की तरह। जिस तरह गिलास होता है ना, शीशा, यहाँ से वहाँ देखोगे उधर नज़र आएगा, उधर से इधर देखोगे इधर भी नज़र आएगा। तो चार्ज शीट ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी होगी। इस रेट क्लियर, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऊपर जा रही हैं तो नीचे भी आएंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऊपर वाले एरिया से होगा तो नीचे वाले एरिया से भी होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस की उस तादाद को कहते हैं जो किसी सतह से पास हो। ये नहीं भूल जाइएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, पासिंग थ्रू अ एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तफसीली गुफ्तगू हमने पिछली वीडियोज़ में कर रखी है। ओके, चार्ज शीट लिखा हुआ है भाई, ये सही है भाई। इन तमाम कीमतों को यहाँ पुट करें, वो हम निकाल चुके हैं। इससे गुजरने वाला फ्लक्स ये है, और फिर ये जो बॉटम सरफेस थी, इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई ES2 से हमने शो किया था इसे, क्योंकि सतह को हमने S2 का नाम दिया था यहाँ पे। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी ये आया था, ई है। फिर ये जो कट सरफेस है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी हमने 0 निकाला था और वजह बयान कर दी थी। क्या थी वजह? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन की तादाद,
इलेक्ट्रिक लाइन जो किसी सतह से गुजरे उसको फ्लक्स कहते हैं। अब चूंकि ये जो सतह है कर्व सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। मैं आपको मिसाल सामने ही रखी हुई है, ये देखिए, ये है सिलेंडर की। क्या ज़बरदस्त मिसाल सामने आई है, इत्तेफाक की बात है, सामने ही रखा हुआ था। आज मैं एक सॉन्ग ट्राई कर रहा था तो इत्तेफाक से सामने ये फ्लूट रखी हुई थी। इसको फ्लूट कहते हैं, पता है ना आपको, फ्लूट कहलाती है। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और इसकी बहुत ही सुरीले किस्म के जो है साउंड और फ्रीक्वेंसीज होती हैं। यही बेस की फ्लूट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। बहरहाल छोड़े हुए तो कहीं और चले जाएंगे। ये सिलेंडर है, इसको मैच करें, तकरीबन लेंथ भी उतनी ही आ गई है सिलेंडर की। तो ये है अपर सरफेस, ऊपरी सतह, और ये क्या है, ये लोअर सरफेस है, बॉटम सरफेस का जिक्र कर रहे हैं। तो जितना एरिया है ऊपर वाली सतह का है उतना ही एरिया है नीचे वाली सतह का है। तो दोनों से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा, ई ए के बराबर। और ये है कर्व सरफेस, ये क्या है, ये वाली कर्व सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऊपर जा रही हैं या नीचे आ रही हैं, लेकिन कोई लाइन इसको क्रॉस करके पास नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो सतह है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। जब एक चीज़ पैरेलल होगी तो कट कैसे करेगी वो, तो इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस करके इसको पास नहीं हो सकती। एक वजह तो ये थी। थीटा से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, कर्व सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैथमेटिकल रीज़न क्या बताया था कि ये जो सतह है चूँकि परपेंडिकुलर है एरिया के, तो जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एरिया के साथ, ई डॉट ए क्या हो जाता है, ये कॉस थीटा। थीटा एंगल होगा इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शंस के दरमियान। अब इंटेंसिटी ऊपर या नीचे है और एरिया इसके परपेंडिकुलर राइट पर होगा या लेफ्ट पर होगा, तो इसका मतलब है पूरी कर्व सरफेस पे जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो एंगल 90 होगा। तो ये कॉस थीटा की जगह 90 आया, फिर कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, सब जानते हैं। ये को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स क्या है, 0। इसको हमने लिख लिया था बाद में, पिछली वीडियो में, याद रहे। इज डेट क्लियर। तो दिस वाज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इन तीनों कीमतों को यहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। तो पिछली वीडियो में यहाँ तक तो काम हो गया था भाई, अब इक्वेशन 3 में पुट करना था मिटाने से। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 मौजूद है। तो इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज डेट, देखें यहाँ, इसको मैं ज़रा अंडरलाइन कर दूँ। इसके बाद स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा इक्वेशन 3 से। तो ये टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर φES1 निकला था ये, प्लस φES2 लोअर सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स भी EA था, और जो कर्व सरफेस है S3 से गुजरने वाला फ्लक्स 0 निकला। EA में ये प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब जानते हैं, EA प्लस ये बिकम्स 2EA। क्या हो जाएगा ये, 2EA, है ना। 1EA और 1EA प्लस हो गया 2A बनाएंगे। 0 लिखना बेकार है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया आपने दोबारा उसी सिलेंडर से गुजरने वाला, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। किसका नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो भाई से। अब देखिए क्या होगा, पहले आपने याद रहे ये सिलेंडर था, इससे गुजरने वाला फ्लक्स बाय विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ निकाला था, φ1/ε0 सिग्मा है। फिर आपने दोबारा फ्लक्स निकाला इसी सिलेंडर से गुजरने वाला, लेकिन बाय यूजिंग ओन डेफिनेशन, वो क्या निकला, 2EA। क्या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टोटल फ्लक्स हैं जो किससे पास हो रहे हैं, सिलेंडर से पास हो रहे हैं। तो एक ही सतह से पास होने वाले फ्लक्स मुख्तलिफ। अब इसकी मिसाल है भाई, आप बोले कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो ε0 आया हुआ, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो ये चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, वो तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं या डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो हम इस जवाब को कैसे मान लें, आप इसको 2 तरह से बयान कर सकते हैं। अगर बोले भाई एक शख्स, 2 अफराद के दरमियान रेस हो, क्या हो, 2 अफराद के दरमियान रेस हो, और वो आप बात कर रहे हो कि भाई हम लोग रेस हमारे दरमियान थी और हम मंजिल तक पहुँच गए। अब एक जो है फ़र्ज़ कर लें वो कहे कि मैं घोड़े पे गया, और दूसरा कहे कि नहीं जनाब मैं तो कार पे गया हूँ। अब जो कार पे जाने वाला है वही कहे कि भाई मैं चूँकि कार पे गया हूँ तो मैं मंजिल तक पहुँचा हूँ, लेकिन दूसरा बोले कि नहीं मैं घोड़े पे गया हूँ, चूँकि मैं घोड़े पे मैं मंजिल तक पहुँचा हूँ, लिहाजा असल मंजिल तक मैं ही पहुँचा हूँ, कार वाला नहीं पहुँचा। तो सवारी चेंज हो गई है, मंजिल तो एक ही है। सवारी चेंज होने से क्या होता है, आप जहाज़ पे जाएँ, आप ट्रेन पे जाएँ, आपने जाना तो एक ही मंजिल पर है, आपका जो डेस्टिनेशन है वो तो एक ही है। तो किसी भी रास्ते से चले जाएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब दोबारा वहीं आ जाए, मैथमेटिकल आंसर क्या है इसका। फ़र्ज़ कर लें कि आपने वैल्यू निकाली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला इसके ज़रिए 25/2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ज़रिए क्या निकला 25/2, और इसके ज़रिए जब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला तो निकला वो 12.5। उसके ज़रिए फ्लक्स निकला 25.2 और इसके ज़रिए निकाला तो कितना निकला 12.5। अब बताइए क्या 2 मुख्तलिफ जवाब हैं, देखने में तो मुख्तलिफ हैं लेकिन हकीकत में एक नहीं है।
ये दोनों देखने में एक जैसे नहीं है, लेकिन हकीकत में एक जैसे हैं। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12.5 आएगा। और क्या ये ऐसे ही कुछ सिचुएशन है कि यहाँ पर बज़ाहिर ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड सेम नहीं लग रही हैं, एक जैसी नहीं लग रही है, लेकिन हकीकत में ये सेम है। जब आप एप्सिलॉन नॉट की, सिग्मा की एरिया की वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, यहाँ पे 2 इंटेंसिटी की एरिया की वैल्यू पुट करके सॉल्व करें, तो जो जवाब इसका आएगा वही फाइनली आंसर इसका आएगा। समझ रहे हैं बात को? सिर्फ आपने सवारियाँ चेंज कर ली हैं, रास्ते बदल लिए, मंजिल एक ही है। मंजिल क्या है, यहाँ पर हमें टोटल फ्लक्स निकाला है क्लोज सरफेस से गुजरने वाला, सिलेंडर से गुजरने वाला। कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 and 4 by comparing। इसको मिटा दें क्या? हाँ, मिटा ही देते हैं, तो इतना जगह घेर रही है चीज़। यहाँ से लिखते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 and 4। अब कंपेयरिंग में क्या होता है, कंपेयरिंग में राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, फाई है फाई, तो राइट हैंड साइड को भी सेम ले सकते हैं। तो उसकी राइट हैंड, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 2e है, किसी को भी पहले लिख लो, और उसकी राइट हैंड साइड है 1/ε0 सिग्मा मल्टीप्लाई बाय है, नहीं? तो दोनों को इक्वेट कर लिया, दोनों को एक दूसरे के बराबर ले लिया। और टाइम चेक करना होता है बार बार। इस डेट के लिए गौर करें फिर से। कंपेयरिंग का मतलब क्या, अगर ये लिखा हुआ फर्ज कर ले a = b और यहाँ लिखा हुआ है a = c, a बराबर है b के और a बराबर है c के, इसका मतलब है b बराबर है c के। क्या b किसके इक्वल होगा फिर, क्योंकि a b के बराबर है और a c के बराबर भी है। अली का दोस्त अनवर है, अली का दोस्त अहमद भी है, अली का दोस्त अनवर है, अली का दोस्त अहमद भी है, अली के 2 दोस्त हैं, तो फिर अहमद और अनवर भी तो आपस में दोस्त हुए। कैसी कैसी मिसालें सामने आ रही है, बात समझ में आनी चाहिए, किसी तरह भी समझ में आ जाए। तो दोनों की राइट हैंड साइड को जो है आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो इसकी राइट हैंड साइड 2e है और उसकी राइट हैंड साइड ये है। चाहे तो इसको पहले लिख लें और इसे बाद में लिख लें, बात है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस, ये याद है कि हमें करना क्या था, कहीं ये तो नहीं भूल गए? हमें गॉसेस लॉ को अप्लाई करना था लार्ज चार्ज शीट के नज़दीक पॉइंट P पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P नियर अ इनफाइनाइट चार्ज शीट हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये हमारा टॉपिक था, इसको नहीं भूल जाइएगा। चार्ज शीट के नज़दीक पॉइंट P पर इंटेंसिटी का फार्मूला ड्राइव करना था, उसके लिए इतना सारा झमेला लगा हुआ है यहाँ। अब देखें क्या होगा, क्या दोनों तरफ से एरिया काट सकते हैं? मैथ्स भी चलेगी साथ साथ, एरिया जहाँ फिज़िक्स आएगी वहाँ मैथ भी आ जाएगा, याद रखिएगा। वो फिज़िक्स को सपोर्ट करने के लिए आएगा, चोली दामन का साथ कहते हैं ना इसको। तो दोनों तरफ से एरिया कट गया। अच्छा, जो चीज़ें आर्बिट्रेरी होती हैं ना, इमेजिनरी होती हैं, वो खुद ही साफ़ हो जाती हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, आपने एक चीज़ तसव्वुर की, आपने इमेजिन की, हकीकत में वो नहीं थी वहाँ पे, आपने क्या किया, उसको इमेजिन किया। तो फाइनल कैलकुलेशन जब होगी तो जो इमेजिनरी चीज़ होगी खुद ब खुद साफ़ हो जाएगी, और जो असल चीज़ हमें मालूम करनी है वो मालूम हो जाएगी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस तरह की साइंटिफिक कैलकुलेशन के अंदर। तो एरिया के साथ कट गया, तो जो चीज़ आर्बिट्रेरी थी वो कट गई, साफ़ हो गई। अब क्या होगा, देखें यहाँ पे बचा 2e और इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, सिग्मा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर है ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा 1 सिग्मा अपॉन में रह गया एप्सिलॉन0, जो कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। अब ये 2 को उधर भेजे डिवाइड में चला जाएगा, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन0। देखा आपने? तो दिस एक्सप्रेशन गिव्स इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P नियर अ लार्ज चार्ज शीट। आखिरी जुमला जो मैंने बोला इसको लिख लें, क्या, दिस एक्सप्रेशन गिव्स intensity at a point P near a large charge sheet, आइए अब इस इक्वेशन पे थोड़ी सी बहस करें। देखिए, जो इंटेंसिटी आपने हासिल की है इसका इन्हिसार किस पर है? अगर आप और करें तो 2 और तो एक नंबर है, एप्सिलॉन0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये भी कांस्टेंट है। अगर इन कांस्टेंट्स को यहाँ से निकाल लें तो मैथ का कानून है कि इज इक्वल टू की साइन प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाती है। किस में? प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाती है। थोड़ी सी मैं बहस करना चाहूँगा इस पर आपसे। फ़र्ज़ कर लें कि ये आपने शीट ली,
पहले यहाँ से बात शुरू करते हैं, बहस कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो डिस्कशन होती है ना, टॉपिक में जो फार्मूला ड्राइव होता है उसको डिस्कस करना, उसको आप समझने की कोशिश किया करें। उसके अंदर पूरा का पूरा टॉपिक और उसका निचोड़ होता है। नहीं एक दरिया में कूजे में बंद कर देना, पूरे दरिया को किस में बंद कर देना, कूजे में बंद कर देना। जो उर्दू की कहावत है बड़ी मशहूर, कुछ इस तरह का मामला होता है। देखिए यहाँ पे, फिर वीडियो का टाइम ख़त्म हो जाएगा। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक चार्ट शीट है और उसकी वजह से पॉइंट पी पर आपने इंटेंसिटी कैलकुलेट की, इस पॉइंट पी पर, और वो इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट की, फ़र्ज़ कर लिए कीजिए 100 न्यूटन पर कूलम। कितनी? 100 न्यूटन पर कूलम। तवज्जो रहे, अगर मैं इस शीट के एरिया को डबल कर दूं, क्या कर दूं? शीट के एरिया को डबल कर दूं, तो बताइए इंटेंसिटी 100 से कितनी बढ़ जाएगी? सोचिए, दिमाग इस्तेमाल करें। यहाँ फिर से सुन ले, सवाल समझ में आ गया? ये जो चार्ट शीट है, फ़र्ज़ कर लें आपके सामने जो चार्ट शीट मौजूद है, इसकी वजह से इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे 100 है। अब आप पॉइंट चेंज नहीं करें, सिर्फ शीट के एरिया को दुगना कर दें। शीट का जो एरिया है वो क्या कर दें? दुगना कर दें, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो आप बताइए इंटेंसिटी क्या होगी इस पॉइंट पी पर? आप सोच रहे होंगे कि इंटेंसिटी भी दुगनी हो जाएगी। भाई आपने जब एरिया डबल कर दिया, चार्ज डबल हो गया, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जानी चाहिए? डबल हो जानी चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात ये कि इंटेंसिटी डबल नहीं होगी, बल्कि इंटेंसिटी 100 ही रहेगी। ये है आंसर। अब सोचें ये क्यों है? अगर इसका हम डबल भी कर दें ना, एरिया को क्या कर दें? डबल कर दें, अभी इस पॉइंट पे इंटेंसिटी वही रहेगी 100। अब इसको समझें कि क्यों रहेगी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि इंटेंसिटी जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी एरिया पे डिपेंड करती तो एरिया साफ़ नहीं होता। आपने एरिया बढ़ा दिया, उस पर डिपेंड नहीं करती। चार्ज क्यू भी आपने बढ़ा दिया, उस पर भी डिपेंड नहीं करती। बड़ी अजीब बात है। तो फिर इंटेंसिटी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। किस पे? डेंसिटी पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। सरफेस चार्ज डेंसिटी की तारीफ याद है सबको? चार्ज पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज की मिकदार है उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब मिसाल पर जब आपने छोटा एरिया लिया था, यानी छोटी शीट ली थी, तो उसका एक यूनिट एरिया होगा। याद है हमने यूनिट एरिया ए लिया था, उस पर चार्ज की मिकदार क्यों ली थी? फ़र्ज़ कर लें इसका यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है। फ़र्ज़ कर लें इस पर चार्ज की मिकदार 5 कूलम है। कितनी है? 5 कूलम। अब मुझे एक बात बताइए, डेंसिटी फ़र्ज़ कर लें 5 न्यूटन, 5 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यूनिट एरिया पे चार्ज की मिकदार 5 कूलम, तो डेंसिटी कितनी आ गई? 5 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इस शीट के एरिया को दुगना कर देंगे, चार्ज भी डबल हो जाएगा, तो क्या डेंसिटी डबल हो जाएगी? बोलिए, क्या डेंसिटी डबल हो जाएगी? नहीं। डेंसिटी कहाँ से डबल होगी? क्योंकि हर यूनिट एरिया पे चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है। यानी हर यूनिट एरिया पे चार्ज की मिकदार सेम रखी गई है। इंटेंसिटी तब डबल होती है जब यूनिट एरिया पे चार्ज की मिकदार डबल कर दी जाती है। यानी ये जो यूनिट एरिया पे चार्ज 5 कूलम था, अगर ये डबल कर दिया जाता 10 कूलम, फिर इंटेंसिटी यहाँ पे डबल हो जाती है। लेकिन आपने शीट का एरिया डबल किया, चार्ज दुगना हो गया, लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं की। लिहाजा इस वजह से याद रखिएगा पॉइंट पी पे इंटेंसिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ओके, एक बात हो गई। दूसरी बात, इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? तो इसकी डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? बहुत आसान है। इन वेक्टर फॉर्म के लिए ई के ऊपर क्या लगा देते हैं? वेक्टर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में यहाँ पे आर कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आर कैप। तो आर कैप कौन है भाई? आर कैप यूनिट वेक्टर है जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करता है। मिसाल पर ये पॉइंट पी है, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, तो उसको यूनिट वेक्टर आर कैप से शो किया जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म के लिए बस कुछ नहीं करते, आर कैप लगा देते हैं, तो वेक्टर फॉर्म बन जाती है। अच्छा, ये इंटेंसिटी किसकी वजह से निकाली आपने? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर यही सब कुछ होता लेकिन चार्ज नेगेटिव होता तो फिर क्या होता? तो अगर ये तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी है ना भाई, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो तब भी यही सब कुछ होता, यानी इंटेंसिटी इतनी ही होती, क्योंकि आपने डेंसिटी चेंज नहीं की। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लगा दें बस, इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज शीट, यानी चार्ज का सिर्फ वो नेचर चेंज की आपने। चार्ज की क्या चेंज की? नेचर। वो पहले पॉजिटिव था, अब क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। तो नेगेटिव चार्ज करने से क्या होता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया? नहीं, वो तो वही रखा है। बस फ़र्क किस चीज़ का पड़ेगा? पहले डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, अब डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी, यानी ये फ़र्क पड़ेगा सिर्फ, बाकी मैग्नीट्यूड वही रहेगा। यानी अगर ये नेगेटिव आप चार्ज शीट ले लेंगे तो इंटेंसिटी यहाँ पर वही होगी जो पॉजिटिव की वजह से, लेकिन डायरेक्शन कहाँ होगी? अंदर की तरफ। बस ये फ़र्क पड़ जाएगा, याद रखिएगा। तो जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर आप इसमें वेक्टर बना दें तो यहाँ पे आर कैप लगाएंगे ना, लेकिन साथ में क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। माइनस का मतलब ये होगा कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो आर कैप यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ लिया जाता है उसके अपोजिट हो चुकी है।
माइनस का मतलब ये होगा। इज इट क्लियर? आइए थोड़ी सी बहस और करें, टाइम हमारे पास, पहले देखें। हाँ थोड़ा सा टाइम है, चलें थोड़ी सी बात और करते हैं इस पर। अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपके सामने ये पॉजिटिव चार्ज, अब हम ये इसको इस स्टाइल में ले रहे हैं, चार्ज शीट पहले लेटी हुई थी ना, अब आपने उसको यूँ कर दी। पहले यूँ थी चार्ज शीट ऐसे जिस तरह यहाँ बनी हुई है, अब आपने यूँ कर दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे कर दिया। ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, ओके। फ़र्ज़ कर लें अब पॉइंट भी पहले ऊपर था, अब कहाँ जाएगा, अब सामने आ जाएगा। ये पॉइंट भी यहाँ पर आ गया, ओके। अब इसकी वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी तो होगी। फ़र्ज़ कर लें कि इस चार्ज शीट की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी है 10 न्यूटन पर कूलम। कितनी है? इस पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, ओके। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, क्या ये कहाँ जाएगा, बोलिए? ये इस पर फोर्स और रिपल्जन लगाएगा, सेम चार्ज रेपल इधर सब भागेगा, ऐसे ही होगा ना भाई। अगर इसके सामने भी हम एक और शीट रख दें, चार्ज शीट इसी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, जिस बिल्कुल ऐसी शीट रख दें, यूँ समझ लें आसान अल्फाज में, ये भी पॉजिटिव हो, अब क्या होगा बताइए? ये जो चार्ज शीट है इस पर इस तरफ फोर्स लगा रही है, और ये वाली चार्ज शीट इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगी। नहीं समझे बात को? ये इस तरफ और वो वाली चार्ज शीट इस पर रिपल्जन की फोर्स इस तरफ। अब चूँकि दोनों तरफ शीट्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों सेम फोर्सेस लगाएंगे। अगर फ़र्ज़ कर लें जो फोर्स यहाँ लग रही है वही फोर्स यहाँ पे भी लग रही है, तो क्या होगा, चार्ज ना तो लेफ़्ट पे जाएगा ना राइट पे जाएगा, बल्कि यहाँ सस्पेंड नहीं हो जाएगा, मोशन लेस हो जाएगा। यानी जो चार्ज पार्टिकल है इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, मोशन लेस, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्सेस मिल रही होंगी, बीच में क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। नहीं, जिस तरह देवल की बंदरगाह पे वो था ना एक मंदिर, देवल की बंदरगाह पे एक मंदिर था, उस मंदिर के बारे में बताया जाता है, सोमनाथ का मंदिर, उसके वो जो भगवान थे वो बिल्कुल सेंटर पे सस्पेंडेड थे, कोई सपोर्ट नहीं थी, ना ऊपर से किसी रस्सी के ज़रिए सपोर्ट दी गई थी, ना नीचे से कोई सपोर्ट थी, ना राइट से ना लेफ़्ट से, कोई सपोर्ट नहीं थी, सस्पेंडेड थे, मोशनलेस थे। लोग देखते थे, जय जयकार करते थे कि ये बिल्कुल सस्पेंडेड है ना, कहीं भी नहीं। फिर बाद में आपने देखा होगा महमूद गज़नवी साहब आए थे, उन्होंने जो है उन वॉल्स को फिर ब्रेक कर दिया। जब वॉल्स को हटाया तो वो जो पूरा सिस्टम था मैग्नेट का, वो मैग्नेटिक सिस्टम सारा ख़त्म हो गया। वो मैग्नेटिज़म का एक वो था मामला, मकनातीसी क़ुव्वतों के ज़रिए उसको सस्पेंड किया गया था। उस ज़माने में इतनी नॉलेज थी, बड़ी बड़ी जो है तवज्जो तलब बात है। तो मैग्नेटिक फोर्सेस ख़त्म कर दी, मैग्नेटिक फोर्सेस ख़त्म करने के बाद सस्पेंशन ख़त्म हो गया। इज इट क्लियर? तो बहरहाल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस के ज़रिए इसको मोशनलेस किया गया, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज शीट होती, क्या होती, अब क्या होता? अब देखें ये पॉजिटिव चार्ज शीट इस तरफ फोर्स लगा रही है, नेगेटिव भी अपनी ही तरफ फोर्स लगाती, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है नेगेटिव, तो अब क्या होता, अब इंटेंसिटी डबल हो जाती। नहीं, पॉजिटिव की डायरेक्शन इस तरफ, नेगेटिव की डायरेक्शन भी इसी तरफ, तो इंटेंसिटी पहले के मुकाबले में दुगनी हो जाती है। अगर फ़र्ज़ कर लें पॉजिटिव की वजह से इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, तो इसकी वजह से भी इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज शीट की वजह से कितनी होती है, 10 न्यूटन पर कूलम। चूँकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, 10 + 10 20 न्यूटन पर कूलम हो जाती। ये थोड़ी बहुत गुफ्तगू, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास में गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन जो पहली थी वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिर सेकंड एप्लीकेशन होगी इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज शेल। तो इंशाल्लाह उसको फिर हम वेरी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चार्ज शेल किसे कहते हैं, उसके यहाँ से इंटेंसिटी 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे निकालेंगे, शेल के बाहर, शेल की सतह पर, शेल के अंदर। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको हम सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच।